अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ यूलिसिस, जिसको लिखने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये यूलिसिस एक पोएम है। इसी नेम से हमारे पास जेम्स जॉयस की नॉवल भी एग्जिस्ट करती है, और ये पोएम भी और ये नॉवल भी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क्स कंसिडर किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर। तो एनी हाउ, जो हमारी रिस्पेक्टिव पोएम है यूलिसिस, ये 1833 में पब्लिश्ड हुई थी। इसके अंदर जो करेक्टर है यूलिसिस का, ये एक हिस्टोरिकल करेक्टर लिया गया है। कैसे? अगर आपको होमर की ग्रीक एपिक द ओडेसी याद हो और डेंटे की इटालियन एपिक इन्फर्नो याद हो, तो उन दोनों के अंदर यूलिसिस का करेक्टर एग्जिस्ट करता था। यूलिसिस बेसिकली ओडेसियस का लैटिनाइज्ड नेम है। हमने ओडिसी के अंदर देखा था कि यूलिसिस यानी कि ओडेसियस एक ऐसा करेक्टर था जो कि अपने घर वापस आना चाहता था, और इन्फर्नो में हमने देखा था कि यूलिसिस यानी कि ओडेसियस एक ऐसा करेक्टर है जो कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, और इसकी ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाली नेचर को डेंटे कंडेम्ड कर रहा था। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने दोनों वर्क्स के अंदर यूलिसिस को डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हुए देखा, और हमने देखा कि फर्स्ट वर्क में क्या हुआ, घर वापस आना चाहता है। सेकंड वर्क में क्या हुआ, डेंटे उसकी एक्सप्लोर करने की सेंस को कंडेम कर रहा है। टेनिसन ने इन दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट था उसे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी करैक्टर प्रेजेंट किया इस वर्क के अंदर। टेनिसन ने इस पोएम के अंदर दिखाया कि यूलिसिस जो कि एक किंग है, वो अपने घर की जो उसकी डोमेस्टिक लाइफ है उससे तंग आ चुका है। वो अपने घर के अंदर बैठना नहीं चाहता, वो अपने घर से निकल के सफ़र पे जाना चाहता है। सफ़र कौन सा? जिसके अंदर वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, बेशक वो समुद्री सफ़र हो, ठीक है, और वो एवर लास्टिंग जर्नी रहे, यानी कि वो थ्रू एंड थ्रू नॉलेज गेन करना चाहता है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। और टेनिसन इसकी इस एक्सप्लोरिंग नेचर को बड़ा अप्रिशिएट करता है। ठीक है, अनलाइक डेंटे जो कंडेम कर रहा था, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये इसका एक हीरोइक डीड है, ये एक इसकी नोबिलिटी है। ठीक है, तो ये कुछ देखने वाले हम इस पोएम के अंदर। अब हम लाइन बाय लाइन जो एनालिसिस करते हैं शुरू। फर्स्ट लाइन देखें, कहता है इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। लिटिल प्रॉफिट्स मतलब कोई भी फ़ायदा ना होना, यूजलेस होना, और आइडल किंग यानी कि एक किंग जो घर में आराम से बैठा हुआ होता है। और किंग का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर देना, किसी को सज़ा देना, किसी को रिवॉर्ड देना, ठीक है, किसी को पनिशमेंट देना, किसी को फ्री कर देना, ये सारे काम किंग के होते हैं। तो कहते हैं इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। लिटिल प्रॉफिट्स मतलब यूजलेसनेस, कि इतना कोई फ़ायदा ही नहीं है कि एक किंग बड़े आराम से बैठा हो। बैठा कहाँ पे है? बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दिस बैरन क्रेड्स। स्टिल हर्थ मतलब घर के अंदर, और अमंग दिस बैरन क्रेज मतलब रॉकी आइलैंड। और ये आइलैंड किसका है? इथाका का। और यूलिसिस किंग किसका है? इथाका का। ठीक है, तो यूलिसिस बेसिकली किंग है इथाका का, और वो कहता है कि इथाका नाम की प्लेस के अंदर, इन पहाड़ी वाले इलाकों के अंदर बैठना यूजलेस है। और क्यों यूजलेस है वो हमने आगे देखना है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो डल एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है अपनी इस पोजीशन से, अपने इस काम से। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल। अब कहते हैं मैच्ड यानी कि पेयर्ड बनना, विद एन एज्ड वाइफ अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, जो कि इसकी वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है। और कहता है अपनी वाइफ के साथ बैठ के, मेट मतलब अलॉटमेंट करना। अलॉटमेंट किसकी? यहाँ रिवॉर्ड्स की या पनिशमेंट की। अनइक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस। यहाँ पे अनइक्वल लॉज रेफर कर रहे हैं वेरिएबल लॉज, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कानून, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। सेवेज रेस मतलब जनता, अवाम, लोग, और यहाँ पे उनके लिए इसने वर्ड सेवेज का यूज़ किया, मतलब रेफर कर रहा है स्टूपिड एंड अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पे इन 4 लाइन्स में इसने कहा कि अपनी वाइफ के साथ बैठकर इन पहाड़ी इलाकों में, इस पहाड़ी आइलैंड ऑफ इथाका के अंदर, मैं जो लोगों के ख़िलाफ़ रिवॉर्ड्स देता हूँ
या पनिशमेंट सुनाता हूँ, ये सब कुछ यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग जो हैं ये सेवेज हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, ना तो ये मुझे जानते हैं इतना। ये जितने भी लोग हैं इनके नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ पैसा, खाना और पीना और नींद ही मैटर करती है। ये तो वो भी मुझे समझ भी नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी क्या है कभी समझ नहीं सकते। जैसे कि देखें, दैट हॉर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना यही कुछ जानते हैं। नो नॉट मी, ये तो मुझे समझते भी नहीं, मुझे जानते भी नहीं है ये लोग जिनके लिए मैं बैठ के यहाँ पे पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स बना रहा होता हूँ, जिनके बैठ के मैं यहाँ पे सज़ा सुना रहा होता हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। क्या कहते मैं जो हूँ ना, मैं इन लोगों के लिए अपने आप को ट्रैवलिंग से नहीं रोक सकता। जैसे मैं पहले ट्रैवलिंग किया करता था, मैं वैसे ही दोबारा ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग जो है ये तो मेरी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है, ये लाइफ को वर्थ लिविंग बनाती है। तो यहाँ हमें क्लियर हुआ कि क्यों ये उसको आइडल समझ रहा था। मतलब एक बादशाहों की तरह बैठ के बीवी के साथ बस फैसले दे ही जाना, इसको क्यों वो बुरा लग रहा था, क्यों वो बोरिंग लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये एक डेयरिंग सोल है। ठीक है, ही लव्स टू डू डेयरिंग टास्क, ही लव्स टू एक्सप्लोर वर्ल्ड। उसको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पसंद है। और जब एक जगह बैठे रहे हो तो आप कुछ भी किसी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, सिर्फ सजा सुना दो या फिर रिवॉर्ड दे दो। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास रीज़न क्लियर हुआ कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। मैं ट्रैवलिंग से नहीं रुक सकता, मेरी जर्निंग है, मेरी ख्वाहिश है मैं ट्रैवलिंग करता जाऊँ। आई विल ड्रिंक, मैं इंजॉय करूँगा लाइफ टू द लेस। कहाँ तक कि वो चीज़ इंजॉय करूँगा जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे प्लेजर प्रोवाइड करेगी, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे प्लेजर के साथ साथ मुझे हैप्पीनेस देगी, जो मेरी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाएगी। लेस कहते हैं लास्ट ड्रॉ को। ठीक है, लास्ट जो आपकी लाइफ होती है ना, वो कहते हैं मैं एंड तक अपने मरने तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा। और कैसे? ट्रैवलिंग करके। ऑल टाइम्स आई हैव enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone, on shore and when through scudding drifts in the rainy heights। पहले यहाँ पे देखें, कहता है ऑल टाइम्स आई हैव enjoyed greatly, कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा enjoy की है। सफ़र्ड ग्रेटली, मैंने बहुत ज़्यादा सफरिंग भी की है, हार्डशिप भी फेस करना पड़ी है। और बहुत विद दोस्त, किन के साथ मैंने ये इन्जॉयमेंट की है, किन के साथ मैंने ये सफरिंग की है। विद दोस्त दैट लव मी, जो मुझसे मोहब्बत करते थे उनके साथ भी मैंने ऐसा अच्छा वक्त गुजारा और बुरा वक्त गुजारा है। मैंने अकेला भी ये वक्त गुजारा है, मैंने शोर के ऊपर भी वक्त गुजारा है। जब मैं तन्हा लैंड पे था या मैं सेलिंग कर रहा था समंदर के ऊपर और तेज़ बारिश का तूफ़ान आ गया था, मैंने तब भी अपना वक्त एंजॉय करके गुजारा है। तो मतलब यहाँ पे वो कह रहा है, कहता है कि जितने भी इसने ट्रैवलिंग की है, उस ट्रैवलिंग के जो भी इसका वक्त गुजरा है ना, इसने उसके अंदर जॉय फील किया है। इवन के जब सफरिंग का टाइम भी था तब भी इसने उसको एंजॉय किया है। और इसके पास उस टाइम पे इसके दोस्त भी थे, जो इसका फेथफुल क्रू था वो भी थे। और उन क्रू के अलावा जब ये अकेला था तब भी, मतलब इन शॉर्ट ये रेफर कर रहा है कि मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ ना, आई फील हैप्पी, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील जॉयस। बेशक समंदर के सफ़र में हो, तूफ़ान क्यों ना आ जाए, बेशक मैं तन्हा हूँ, बेशक मेरे साथ मेरा कोई क्रू हो, बेशक के सफरिंग का टाइम पीरियड, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, हार्डशिप का टाइम पीरियड क्यों ना चल रहा हो, बट अगर मैं जर्नी में हूँ, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं हर टाइम बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। वेक्स द सिमसी, ठीक है, हार्ट्स वेक्स द सिमसी, यहाँ पे वही रेफर कर रहा है कि रेनी स्टॉर्म को। अगे आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। कहता है ट्रैवलिंग की वजह से ये फेमस बन चुका है थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर। और किस नाम से? एक्सप्लोरर के नाम से। और हंग्री हार्ट रेफर करे कि स्टिल इसकी यर्निंग है, स्टिल ये चाहता है कि और इसको वर्ल्ड के बारे में पता लगे और ये और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके और ये अपने ट्रैवलिंग को कंटिन्यू रखे। और आगे लाइन में बताएगा कि इसने जहाँ जहाँ पे भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, जहाँ जहाँ पे मिला गया है, इसने बड़े लोगों को वहाँ पे देखा है, उनसे मिला है, उनके लाइफस्टाइल को, उनके कल्चर को, उनके लाइक वेज ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, सब कुछ इसने देखा है उनका। जैसे नेक्स्ट लाइन देखें, मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज़ ऑफ मैन। कहते हैं जो जो मैंने सिटीज़ देखी उनमें कौन कौन सी हैं, एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, उनमें क्या क्या हुआ ये बता रहा है। कहता है कि मैं जो हूँ ना, बीइंग एन एक्सप्लोरर,
जब घर से निकला हूँ और मैंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो मुझे बहुत सी सिटीज़ का पता लगा है। मैंने वो उस सिटीज़ में रहने वाले जो लोग थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका कल्चर, उनके वेज ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, सो ऑन, सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ मैंने सीखा। फिर कहता है माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, कि जहाँ पे भी ये गया है, जहाँ पे भी गया है, हर किसी ने इसको ऑनर, हर किसी ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। फिर है and drunk delight of battle with my peers for on the ringing plains of windy Troy। अब यहाँ पे बताया गया जी ट्रॉय का रेफरेंस, कहता है कि मैं अगर जंगों में भी निकला अपने सोल्जर्स के साथ तो मैंने उसमें भी इंजॉय किया है, क्योंकि तब भी सफ़र में था। कहता है जिनसे ये मिला, जिन आदमियों के साथ ये गया जंगों में, उन्होंने भी इसको इज्जत दी, उन्होंने भी इसको रिस्पेक्ट दी। और कहता है मैं अपने साथियों के साथ ट्रोजन वॉर पे गया था, और वो ट्रोजन वॉर घर से बहुत दूर थी, बहुत दूर जंग हो रही थी। मैं वहाँ पे गया, अपने कंपेनियन के साथ गया, मेरे कंपेनियन ने मुझे रिस्पेक्ट दी वहाँ पर, मैंने उस फाइट को बहुत इन्जॉय किया। क्यों? क्योंकि मैं एक जर्नी पे निकला हूँ और ट्रैवलिंग पे निकला हूँ। अब ये जो ट्रॉय है, ये ट्रोजन वॉर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रोजन वॉर क्या है, ये ट्रॉय क्या है, इसके ऊपर बाकायदा मूवी भी बनी हुई है। बेसिकली फ़ाइट हुई थी और उस फाइट जो है वो हेलेन के लिए हुई थी, ठीक है। और ये फाइट 10 ईयर्स तक चली थी। इसके ऊपर डिफरेंट प्लेस भी लिखे गए हैं। और ये हेलेन कौन है, इसको आपने डॉक्टर फॉस्टस में भी पढ़ा होगा। इस हेलेन का कॉन्सेप्ट आपने एगेमेम्नन के अंदर भी पढ़ा होगा और हिस्ट्री ट्रायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा। मैं सिंपल करके आपको बता दूं कि ये किंग ए है, ठीक है। इस किंग ए की वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो पेरिस के साथ भाग गई थी। पेरिस एक लड़के का नाम था, ठीक है। उसके साथ वो ग्रीस भाग गई। अब जब वो भाग गई तो उसको वापस लाने के लिए जो वॉर हुई थी वो 10 साल चली थी, और वो जो 10 साल वॉर चली थी उस वॉर को कहते हैं वॉर ऑफ ट्रॉय या ट्रोजन वॉर। और कहा जाता है कि हेलेन दुनिया की खूबसूरत 3 लड़कियों में से एक थी। और यहाँ पे पता लग रहा है कि जो यूलिसिस है हमारा रिस्पेक्टिव किंग, वो उस ट्रॉय वॉर के अंदर भी गया था, उस ट्रोजन वॉर में भी गया था, जहाँ पे जाके इसने वो 10 ईयर्स वाली जो वॉर थी वो लड़ी थी। क्लियर? फिर कहता है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, यानी यहाँ पे यूलिसिस अपनी क्लोज एसोसिएशन बता रहा है। कहता है मैं जिन जिन चीज़ों से मिला हूँ, मतलब जिन जिन चीज़ों से मेरा इनकाउंटर हुआ है, जिन पर्सन से मेरा इनकाउंटर हुआ है, जिन प्लेसेस से मेरा इनकाउंटर हो गया है, वो सब मैं खुद ही बन गया हूँ, ठीक है। क्यों? कि वो सब चीज़ों ने इसको बदल दिया, और जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी उनका इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। इसने वहाँ से इतना नॉलेज गेन किया कि वो खुद को वही कुछ कंसीडर करने लग पड़ा जो इसने देखा, ठीक है। तो कहते हैं आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। फिर है येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्ट्स विदर्डो gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। कहते हैं मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत फिरा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, लेकिन ये जो मैं ट्रैवलिंग करता था, जो मेरे एक्सपीरियंस है, ये मेरी ट्रैवलिंग के डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं करते थे। मेरा जो लस्ट था फॉर ट्रैवलिंग वो अभी भी बाकी रहता था। और किस तरह? कहता है जब भी मैं किसी भी नई प्लेस से, नई जगह से इनकाउंटर करता था, जाता था, तो जो मेरी एपिटाइट यानी कि जो मेरे वर्ल्ड को देखने की ख्वाहिश थी ना, वो और बढ़ जाती थी। कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी भी और भी देखने को बाकी था, और भी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को बाकी था। और जो अनसीन रीजन्स थे उनको देखने की ख्वाहिश हमेशा मुझे फर्दर ट्रैवलिंग करने के लिए परस्यू करती थी, और ये फर्दर ट्रैवलिंग के लिए कोशिश किया करता था। फिर है हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज़। अब यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है कि एक ही जगह पर रुके रहना कितना बोरिंग होता है, कितना अनसेटिस्फाइंग होता है। कि एक पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा, एक ही जगह पे बैठा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? आप डल हो जाते हो, आपको जंग लग जाता है। फिर वो अपने आप को एक स्वॉर्ड के साथ कंपेयर करता है। कहता है अगर एक स्वॉर्ड को उसके म्यान के अंदर यानी कि ऐसे ही रख छोड़ा जाए, स्वॉर्ड को यूज़ ना किया जाए, तो उसके अंदर जंग लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक पर्सन को एक जगह ही बिठा के रखा जाए तो उसके अंदर भी जंग लग जाता है। स्वॉर्ड का काम क्या है? जंगें लड़ना, ठीक है। जब जंगें होती वहाँ पे स्वॉर्ड को यूज़ किया जाता है। कहता जब जंगें हो वहाँ पे तलवारों को ही इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या फ़ायदा? तलवारें यूजलेस होती है। वैसे ही एक पर्सन जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है उसको एक जगह पे बिठा के रखा जाए तो क्या फ़ायदा? वो भी यूजलेस, डल, और
क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा उसकी लाइफ के अंदर। फिर है आगे, एज दोज टू ब्रेथ वर लाइफ, मेरली बींग अलाइव डज नॉट मीन यू आर ट्रूली लिविंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज दो टू ब्रेथ वर लाइफ। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदा हो तो इसका मतलब है आप सांस ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप वाकई ज़िंदा हो। कहता है आपका सांस लेना डजेंट मैटर, अगर आप जिंदा हो और जो आपकी लाइफ का गोल है, जो मोटो है, आप उसको अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब यू आर नॉट ट्रूली लिविंग, आप रियलिटी में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो ये लाइन लिख लें, मेरली बीइंग अलाइव डज नॉट मीन यू आर ट्रूली लिविंग। एनी हाउ नेक्स्ट लाइन्स देखें, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल एंड ऑफ वन टू मी लिटल रिमेन्स। यहाँ पे फर्दर ही अपने ही एडवेंचर की जो डिज़ायर है उसको हाईलाइट करते हुए कहता है कि अगर मल्टीपल लाइफ टाइम्स भी दे दिए जाए ना तो वो भी इनफ नहीं है उन डिज़ायर को, उन टास्क को फुलफ़िल करने के लिए जो ये करना चाहता है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी ज़िंदगी है इसको दे दी जाए, जितने भी इसको टाइम प्रोवाइड कर दिए जाएँ, वो सब थोड़े हैं इसके डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए, इसके टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। और इसका टास्क क्या है, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। फिर आगे, बट एवरी और इज़ सेव्ड from that eternal silence something more, a bringer of new things। कहते हैं लेकिन फिर भी जो भी इसके पास घंटा बाकी है, जो भी लम्हा इसकी ज़िंदगी के अंदर बाकी है इसके मरने से पहले, वो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो इसको एक चांस प्रोवाइड कर सकती हैं कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इन एक्शन ला सके, यानी कि अपने डिज़ायर्स को कुछ हद तक फुलफ़िल कर सके। फिर इसके बाद है, एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये तो एक डिसग्रेसफुल एक्ट है कि मैं घर बैठा रहूँ, घर आराम से बैठ के मैं खाई जाऊँ, पी जाऊँ, बैठी जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार दूँ, तो इट वुड बी डिसग्रेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे 3 sons रेफर कर रहा है कि कुछ साल और, कहता है मैं अगर मज़ीद कुछ साल ऐसे घर में आराम से बैठा रहा ना तो रिग्रेट फील होगा कि ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। फिर है उसके बाद, एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning and desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब देखो ये ओल्ड मैन हो चुका है लेकिन फिर भी इसकी ग्रेटेस्ट डिज़ायर क्या है कि ये दुनिया को एक्सप्लोर करे, ये और नॉलेज गेन करे, ये और ज़्यादा सीखे। और कहता है जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने देखा है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जानता है, ये उसकी लिमिट्स को क्रॉस करना चाहता है, ये उससे भी आगे नॉलेज गेन करना चाहता है, उससे भी आगे का सीखना चाहता है। फिर इसने यहाँ पे सिंकिंग स्टार यानी कि शूटिंग स्टार की एग्जांपल दी है कि जब टूटता सितारा होता है तो सितारा टूट के बाकी सारे सितारों को छोड़कर उनसे आगे निकल जाता है और अचानक ही गायब हो जाता है। तो वही कहता है, द वे अ शूटिंग स्टार सीम्स टू गो बियॉन्ड द हॉरिजॉन व्हेन इट फॉल्स एंड डिसअपीयर्स फ्रॉम साइट, कि जिस तरह एक टूटता सितारा होता है अपने हॉरिजॉन से निकल जाता है, उस तरह से ये भी अपने हॉरिजॉन से निकलना चाहता है। हॉरिजॉन क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल नॉलेज है, ये उनसे आगे की सीखना चाहता है। कहता है सितारा फिर जब अपने हॉरिजॉन से निकलता है और गायब हो जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही कि अपने हॉरिजॉन से निकल के इतना नॉलेज गेन कर ले कि इसकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए और ये आम ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल हट के एक ह्यूमन बीइंग बन जाए। ठीक है, तो इस पोएम की टोटल 70 लाइन्स हैं। लाइन नंबर 32 तक हमारी टेक्स्ट हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन नंबर 33 से फर्दर लास्ट लाइन तक पोएम को कंप्लीट करेंगे। तो अब के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू share this video with your fellows and friends. Thank you. Allah Hafiz.